हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और तुम सभी का स्वागत है हमारे चैनल चेतन नैरेट्स पर। और आज हम एक और नई एनीमे द आइस ब्लड सोर्सरर सेल रूल द वर्ल्ड को एक्सप्लेन करेंगे। और अगर तुमने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करके तुम हमें सपोर्ट कर सकते हो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि तुम्हें वीडियोस की नोटिफिकेशन और हमें सपोर्ट मिलती रहे। और आज हम द आइस ब्लड सोर्सरर सेल रूल द वर्ल्ड के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो जल्दी से एपिसोड 1 के नरेशन को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत एक फ्यूनरल से होती है जहां पर एक लड़का रे बहुत ही ज्यादा उदास था। तभी हम पास्ट के एक सीन को देखते हैं जहां पर रे भागकर हावर्ड नामक एक आदमी के पास जाता है। पर रे के वहां पर पहुंचते ही हावर्ड मारा जाता है। पर मरने से पहले हावर्ड रे को कहता है कि रे तुम्हें जीना ही होगा। और फिर रे वहीं पर साइड में ही एक लेडी को भी डेड पड़ा हुआ देखता है, जो देखकर रे इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि उनके ऊपर जो एक बड़ा सा बैरियर लगा हुआ था वो पूरा बर्फ बनकर टूट जाता है। और इसे होता हुआ बहुत से सॉर्सरर्स भी देख रहे थे। तभी एक सीन कट होता है और हम रे को एक एकेडमी में एंटर करता हुआ देखते हैं। रे अंदर आने के बाद ऑडिटोरियम के रास्ते को ढूंढने लगता है, पर क्योंकि वो चलते चलते अचानक ही रुक गया था, एक लड़की आकर उसे टकरा जाती है। पर रे उसे नीचे गिरने से बचा लेता है और बस इससे ही वो लड़की रे से पूरा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि उसे ऐसे चलते हुए अचानक ही रुक जाना नहीं चाहिए। रे इसके लिए उस लड़की से माफी मांगता है और कहता है कि वो यहाँ पर नया है। यह सुनकर उस लड़की के साथ और दो जो लड़कियां थी वो बातें करने लगते हैं। सारे न्यू स्टूडेंट्स तो 2 दिन पहले ही कैंपस में आ चुके हैं। पर दूसरी लड़की कहती है कि उसने सुना था एक लड़का एंट्रेंस सेरेमनी के दिन ही जाकर एकेडमी को ज्वाइन करेगा, जो कि ना कोई अरिस्टोक्रेट और ना ही एक सॉर्सरर के फैमिली से बिलोंग करता है। वो बस एक ऑर्डिनरी लड़का है। और ऑर्डिनरी सुनते ही जो लड़की रे से पूरा इम्प्रेस हो गई थी वो रे से पूरा दूर हट जाती है, क्योंकि उसे घिन आने लगती है कि एक ऑर्डिनरी ने उसे टच किया है। और हमें यह भी पता चलता है कि रे पहला ऑर्डिनरी स्टूडेंट है पूरे इतिहास में जिसने इस एकेडमी को ज्वाइन किया है। तभी एक लड़का एल्बर्ट एलियम अपने ग्रुप के साथ रे के पास आ जाता है। रे उसके साथ भी अच्छे से बात करता है और उसे ग्रीट करता है। पर एल्बर्ट कहता है कि इस स्कूल को बस नोबेल से अटेंड कर सकते हैं, कम से कम तुम्हें एक सॉर्सर के फैमिली से होना ही चाहिए स्कूल में आने के लिए, क्योंकि ये आर्नल्ड एकेडमी ऑफ सॉर्सरी है जिसके बहुत सारे ऑनरेबल एंड एंसेंट ओरिजिन्स रह चुके हैं। एल्बर्ट आगे ये भी कहता है कि उसे पता नहीं कि रे ने कैसे यहाँ पर एडमिशन ली है, पर यह जगह उस जैसे किसी ऑर्डिनरी के लिए कभी नहीं थी और ना ही कभी होगी। तो रे कहता है कि ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, पर बहुत सी ऐसी चीजें जो कि मैं यहाँ से सीखना चाहता हूँ। एल्बर्ट को इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रे का कॉलर पकड़ने की कोशिश करता है, पर रे साइड हो जाता है जिससे कि एल्बर्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। पर तभी वहाँ पर एक लड़की एमिलिया रोज आती है जो कि टॉप 3 नोबल फैमिली में से एक है। और एमिलिया को यहाँ पर देखकर एल्बर्ट के दोस्त उसे रुक जाने को कहते हैं और एल्बर्ट रुक तो जाता है, पर वो कहता है कि वो कभी रे जैसे ऑर्डिनरी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वहीं पर बाकी 3 लड़कियां तो एमिलिया से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो गई थी। एमिलिया फिर आकर रे से पूछती है कि क्या वो ठीक है, और दोनों फिर एक दूसरे को ग्रीट करते हैं और दोनों हाथ मिलाते हैं। एमिलिया बताती है कि रे पहला ऑर्डिनरी है जिसे इस स्कूल में एडमिशन मिला है, मतलब उसका टैलेंट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। एमिलिया फिर ये भी कहती है कि अगर रे को प्रॉब्लम होती है तो वो आकर एमिलिया से बात कर सकता है। उसके बाद एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होती है और एकेडमी के प्रिंसिपल एबी गार्नेट आकर एक स्पीच देती हैं। वो बताती है कि आर्नल्ड एकेडमी ऑफ सॉर्सरी पूरी दुनिया के फाइनेस्ट स्कूल में से एक है और उन्हें यहाँ पर एडमिशन मिली है, मतलब उनका टैलेंट को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके अलावा वो यहाँ पर कुछ और बातें भी करती है, जैसे कि उन्हें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये बस शुरुआती है वगैरह वगैरह। उसके बाद उनकी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव एमिलिया भी एक स्पीच देती है और एमिलिया भी लगभग वही सेम बातें करती है। उसके बाद क्लास शुरू होता है और टीचर पूरी क्लास को रे से इंट्रोड्यूस करवाती है। हेलेना ग्राडी और मिस ग्रे वो बताती है कि रे आखिरी स्टूडेंट है जो कि इस क्लास को ज्वाइन कर रहा है। रे फिर सबके सामने खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मेरा नाम है रे व्हाइट और जैसे तुम में से बहुतों को पता होगा मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से आता हूँ और मैंने सुना है कि मैं पहला ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ जिसने स्कूल को ज्वाइन किया है, तो मैं एज ए सॉर्सरर अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूंगा। पर रे को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कम एक्सेप्टेंस मिलती है और मिस ग्रे इसके लिए उससे माफी मांगती है और कहती है कि रे को खुद ही एक के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा।
पर एमिलिया पहले की तरह रे से बातें करती है, जो देखकर सभी सोचते हैं कि आखिर एमिलिया जैसी एक नोबल फैमिली के मेंबर एक ऑर्डिनरी से बात क्यों कर रही है। और वहीं पर एल्बर्ट पूरे गुस्से से भरा हुआ था। खैर रे फिर जाकर अपने सीट पर बैठ जाता है और उसे खिड़की से पूरा शहर नजर आ रहा था। पर तभी उसे एक विजन आता है जिसमें पूरा शहर तबाह हो रखा था। तभी मिस ग्रे रे की तरफ एक चौक फेंक कर मारती है, क्योंकि रे अपने ख्यालों में कुछ ज्यादा ही खो गया था। पर रे इजीली चौक को पकड़ लेता है और गलती से सॉर्सरी का यूज करके उसे तोड़ देता है, जिस पर क्लास के सभी उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं। मिस ग्रे क्लास को फिर से रिज्यूम करती है और सॉर्सरी रैंक्स के बारे में बात करती है। एमिलिया बताती है कि टोटल 5 रैंक्स होती है जो कि सोसाइटी ऑफ सॉर्सरी ने एस्टेब्लिश किए हैं। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड ग्रांड। और ग्रांड एक सेक्रेट रैंक है। मिस ग्रे आगे बताती हैं कि एक समय पर बस 7 ही ग्रांड सॉर्सरर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और ये 7 वो होंगे जिन्होंने सॉर्सरी के सब कुछ को मास्टर कर लिया है और इन्हें 7 ग्रेटेस्ट सॉर्सरर्स के नाम से भी जाना जाता है। पर इनका एग्जिस्टेंस पूरे मिस्ट्री से भरा हुआ है और लोगों को इनके बारे में बहुत ही ज्यादा कम पता है। पर जो भी पता है उनमें से है पहली प्रिंसिपल एबी गार्नेट, जो कि द ब्लेज सॉर्सरर है। नेक्स्ट है स्पेल बाइंडिंग सॉर्सरर कैरोल कैरोलिन, जो कि अपने रिसर्च के लिए जानी जाती है। और अगला आता है एक ऐसा सॉर्सरर जिसे फार ईस्ट वॉर के हीरो के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे वॉर को खत्म करने के बाद अचानक ये फेनिस हो गया है और यह है द आइस ब्लड सॉर्सरर। और बाकी जो बचे हुए हैं उनके बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता है। मिस ग्रे फिर आगे बताती हैं कि उन सभी का गोल ग्रैंड सॉर्सरर बनना होना चाहिए, जिसके रास्ते में उन्हें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तभी एल्बर्ट उठकर कहता है कि अगर उनका गोल वन ऑफ द ग्रेट 7 बनना है तो आखिर यहाँ पर एक ऑर्डिनरी क्या कर रहा है। मिस ग्रे को इस बात से थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि जो लोग भी अभी यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने मैंडेट एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू को क्लियर किया है, तो यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन यहाँ पर नोबेल है और कौन यहाँ पर ऑर्डिनरी है। उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाती है और नेक्स्ट क्लास होता है सॉर्सरी प्रैक्टिस करने का क्लास। मिस ग्रे कहती है कि उन्हें लग सकता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, पर उन्हें यहाँ पर बेसिक से शुरुआत करनी होगी और उन्हें इन बेसिक्स को इग्नोर करना नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रेड 7 ने भी यहाँ से ही शुरू किया था। उसके बाद मिस ग्रे बताती है कि आखिर एक सॉर्सरी क्या होती है। बेसिकली प्राइमा मेटेरिया एक बेसिक फाउंडेशन होती है सॉर्सरी की, जिसमें चेंजेस करके तुम एक सॉर्सरी को परफॉर्म कर सकते हो। मिस ग्रे इस सॉर्सरी का यूज करके एक आइस फ्लावर को क्रिएट करती है और इसे मिनी पार्टिकल्स में तोड़ भी देती है, क्योंकि तुम जिसे क्रिएट कर सकते हो उसे इरेज भी कर सकते हो। एमिलिया फिर सवाल पूछती है कि क्या प्राइमरी मटेरियल की मदद से जिन चीजों को बनाया जाता है क्या उनकी कोई लिमिट होती है। तो मिस ग्रे बताती है कि नहीं, पर लिमिट डिपेंड करता है कि सॉर्सर के पास कितनी कैपेबिलिटी है। सॉर्सरी प्राइमरीली मैटर या फिर फिनोमेना को क्रिएट करने का एक आर्ट है। मैटर के टोटल 4 कैटेगरी होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। और इसके अलावा और जो भी है वो सब कुछ फेनोमेना है। तभी एक लड़की पूछती है कि पहले जो मिस ग्रे ने आइस रोज को तोड़ा था क्या उन्होंने एंटी मटेरियल कोड को यूज किया था। मिस ग्रे बताती है कि कोई भी सॉर्सरर एंटी मटेरियल कोड को यूज नहीं करता। डॉक्टर एंसवर्थ के 2-फोल्ड कोड थ्योरी एक डॉक्टरेट लेवल की चीज है, जिसके अंदर उन्हें भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सभी प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, जिसमें एमिलिया सक्सेसफुली एक आइस रोज को क्रिएट करती है और वहीं पर रे बस एक छोटे से आइस का टुकड़े को ही क्रिएट कर पाता है और वो ये क्रिएट करते हुए कुछ तो सोच रहा था। पर बाकी स्टूडेंट्स उसके इस क्रिएशन को देखकर सोच रहे थे कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुँच गया है। वो यहाँ पर एक नॉर्मल सॉर्सरी को भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा। और वहीं पर एल्बर्ट अभी भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। एलियम हाउस का मेंबर होने के नाते मैं टैलेंटलेस विजार्ड्स के एग्जिस्टेंस को कभी नहीं मानता। उसके बाद क्लास खत्म हो जाती है और रे स्कूल के अंदर घूमकर चारों तरफ देख रहा था। रे उसके बाद लाइब्रेरी के अंदर जाता है, क्योंकि उसने उस लड़की को अंदर जाते हुए देखा था जिसने क्लास में एक सवाल पूछी थी। रे फिर उस लड़की के पास जाकर बात करता है और दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। इस लड़की का नाम है एलिसा ग्रिफिथ, पर एलिसा बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है और खुलकर बात नहीं कर पाती। दोनों फिर बैठकर थोड़ी बातें करते हैं और एलिसा बताती है कि डॉक्टर एंसवर्थ उसके रोल मॉडल है और वो उन्हीं की तरह बनना चाहती है और इसलिए ही उसने क्लास में उनके 2-फोल्ड थ्योरी के बारे में पूछा था। रे बताता है कि डॉक्टर एंसवर्थ को सॉर्सरी के रिसर्च के लिए जाना जाता है और वो ये भी बताता है कि डॉक्टर एंसवर्थ को दिल से प्यार करता है। और ये सुनकर एलिसा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है
क्योंकि इससे पहले उसने किसी उसके एज स्टूडेंट को एंसवर्थ को पसंद करता हुआ नहीं देखा था। रे फिर पूछता है कि उसके पास तो इतने खूबसूरत बाल हैं, तो आखिर वो इन्हें ढककर क्यों रखती है। तो एलिसा बताती है कि इसका रीजन है उसके कान, जो देखकर सभी उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाते हैं। और उसके कान ऐसे इसलिए है क्योंकि उसके मदर एक एल्फ थी। पर रे कहता है कि उसके कान और वो दोनों ही बहुत ही खूबसूरत हैं, उसे बिल्कुल भी खुद को छुपा के रखना नहीं चाहिए। और फाइनली एलिसा थोड़ी कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करती है और वो ये भी कहती है कि रे अपनी उम्र से कुछ ज्यादा ही मैच्योर लगता है। तो रे कहता है कि उसने ये बात पहले भी बहुत बार सुनी है। खैर उसके बाद दोनों अपने डॉर्म जाने के लिए निकलते हैं और फिर रे उसके बाद एक लड़के के कमरे में जाता है जिसने कि उसे बुलाया था, और उस लड़के का नाम है एवी आर्मस्ट्रॉन्ग। एवी कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई नोबेल है या फिर कोई ऑर्डिनरी, वो बस एक ही चीज पर ध्यान देता है। और वो दोनों आगे आकर एक दूसरे को एक स्ट्रॉन्ग हैंडशेक देते हैं और फिर दोनों अपना शर्ट उतार कर अपना बॉडी दिखाते हैं और बस इतने में ही दोनों दोस्त बन जाते हैं। खैर उसके बाद अगले दिन रे सुबह उठकर रनिंग कर रहा था, तभी वो एक लड़की रेबेका ब्रैडली से मिलता है, जो कि वन ऑफ द टॉप 3 नोबल ब्रैडली फैमिली से बिलोंग करती है। और रेबेका रे को पहचान जाती है क्योंकि उसके ऑर्डिनरी होने की वजह से वो पूरे स्कूल में फेमस हो गया है। और फिर दोनों एक दूसरे से बातें और ग्रीट करते हैं और इसके बारे में रे स्कूल में आते हुए एवी को बताता है। तो एवी उसे बताता है कि रेबेका एक नोबल फैमिली से बिलोंग करती है, क्या उसे इतना भी नहीं पता है। तो रे कहता है कि वो कंट्री साइड में पला बड़ा है तो उसे नोबिलिटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। तो एवी बताता है कि रोज, ब्रैडली एंड ऑलग्रेन टॉप 3 नोबल फैमिली है। उनके पास एक रॉयल फैमिली के जैसे पावर, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में और भी बहुत सी जगहों में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और उनके क्लास की एमिलिया रोज फैमिली की बड़ी बेटी है। उसके पास स्पॉटलेस इंटीग्रिटी, हाई मोरल्स एंड फर्स्ट एड सॉर्सरर के स्किल्स है। उसके बाद क्लास में जाते समय रे बताता है कि उसे प्रिंसिपल ने मिलने बुलाया है, तो वो थोड़ी देर बाद क्लास में आ जाएगा। और वो जैसे जा रहा था एक लड़के भागते हुए आकर उसे टकराती है और वो रे के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाने लगती है कि उसे देखकर चलना चाहिए। तो रे कहता है कि वो तो आराम से ही चलकर आ रहा था, पर वही थी जो कि भागकर आके उसे टकरा गई। तो वो लड़की कहती है कि उसे कहीं जाने की जल्दी, इसलिए वो भागकर आ रही थी, तो उसे रास्ते से हट जाना चाहिए था। और रे की यहाँ पर कोई गलती ना होने के बाद भी रे उसे माफी मांगता है क्योंकि वो काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। तभी वो लड़की नोटिस करती है कि रे तो वही ऑर्डिनरी है जिसके बातें पूरी स्कूल में फैल चुकी है। और रे उस लड़की की थोड़ी तारीफ कर देता है कि वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही है और वो लड़की इससे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और फिर वो बताती है कि उसका नाम है क्लारिस क्लिवलैंड। पर रे बताता है कि वो क्लिवलैंड फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं जानता क्योंकि वो कंट्री साइड से आता है, इसलिए क्लारिस उसे कुछ नहीं कहती और समझाने की कोशिश करती है कि आखिर क्लिवलैंड फैमिली कौन है। तो रे कहता है कि उसे ये तो नहीं पता है कि क्लिवलैंड फैमिली कौन है, पर क्लारिस को देखकर लग रहा है कि क्लिवलैंड फैमिली बहुत ही ज्यादा खूबसूरत फैमिली है, जिस पर क्लारिस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और रे को परमिशन दे देती है कि वो उसे क्लारिस कहकर बुला सकता है। पर तभी रे उसे याद दिलाता है कि उसे तो कहीं पर जाने की जल्दी थी ना, और क्लारिस जल्दी से बाय कहकर चली जाती है। उसके बाद रे प्रिंसिपल एबी के पास जाता है, जहाँ पर रे उन्हें कॉलोनेल कहकर एड्रेस करता है। पर एबी तब कहती है कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं बची है क्योंकि वो दोनों ही अब सर्विस से रिटायर्ड हो चुके हैं, तो रे उसे बस एबी कहकर बुला सकता है। तो रे कहता है कि ठीक है, वो उसे अब से एबी ही बुलाएगा। उसके बाद क्लास में एक मॉक बैटल किया जाता है जिसकी निगरानी एक टीचर करेंगे, और अगर कुछ भी डेंजरस होता हुआ लगता है तो वो बैटल को रोक देंगे। और पहला बैटल होगा एल्बर्ट एंड रे के बीच में, और दोनों के पास एक एक लकड़ी के स्वॉर्ड है। और एज यूजुअल सभी एल्बर्ट को सपोर्ट कर रहे थे, बस एलिसा एंड एवी को छोड़कर। और एमिलिया यहाँ पर पूरी न्यूट्रल है, पर लगभग सभी यहाँ पर रे को मुरझाया हुआ विज़र्ड कहकर चिढ़ाने लगते हैं। और एल्बर्ट गुस्से में कहता है कि जो सॉर्सरी यूज नहीं कर सकता उसके मेरे सामने खड़े होने की कोई औकात नहीं है। और वो ये कहकर हमला कर देता है, जिसे कि रे बड़े स्मूथली डॉज कर देता है, जिससे कि एल्बर्ट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो इस बार डायरेक्ट आकर हमला करने की कोशिश करता है। पर रे उसके स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड से बड़ी आसानी से मारकर तोड़ देता है, जो देखकर एल्बर्ट पूरा शॉक रह गया था। और ये सब प्रिंसिपल एबी बिल्डिंग के ऊपर खड़ी होकर देख रही थी और वो कहती है कि लगता है रे तुम अपने स्कूल लाइफ को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। और पहला एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।